उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जितने भी पूछे सवाल हैं मिलते नहीं जवाब है। लेकिन आपको ये खबर दिखाना चाहती हूँ अमर उजाला की। देख लीजिए, करीब से 27 सितंबर की डेट है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं और जब खबर बिल्कुल ही बासी हो जाए उस पर सवाल उठाने से क्या फ़ायदा, या खबर को देखकर खबर पर सवाल उठाने से क्या फ़ायदा, किसी और ने कुछ बोला उसी चीज़ को उठाने से क्या फ़ायदा। समय रहते सही सवाल उठने चाहिए। कोई भी सरकार जो है वो अपने कर्मियों के द्वारा ही चलाई जाती है और ऐसे में अगर अपने कर्मचारियों को आप ठीक तरह से उनको हैंडल नहीं करते तो आप पे भी सवाल उठते हैं। और ये खबर दरअसल इंजीनियर की पत्नी का हंगामा आखिर है क्या, और ये केवल इंजीनियर की पत्नी का हंगामा एक खबर नहीं है, एक और खबर भी एक और न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई है और इसमें कहा गया है कि पिटकुल मुख्यालय में अधिशासी अभियंता की पत्नी ने किया हंगामा। और यहाँ पर इस वाली खबर में तो ये भी बताया गया है कि 2 सितंबर को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दीप्ति पोखरियाल, जिनके पति अधिशासी अभियंता हैं पिटकुल में, पिटकुल यानी कि पावर ट्रांसमिशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो यहाँ पर आखिर हुआ क्या? मैं तो इंतजार कर रही थी कि एसओआर में कुछ बदलाव होगा। यहाँ एसओआर का इंतजार करती रही क्योंकि वहाँ पे तो बदलाव कर देते हैं, आप गलती से कभी कुछ भेज भी देते हैं। लेकिन पिटकुल बोर्ड में आखिर नवनीत पोखरियाल जो अधिशासी अभियंता है उनकी पत्नी क्यों पहुंची? वो इसलिए क्योंकि नवनीत पोखरियाल, ये है उनकी तस्वीर, इनको अगर आप देखेंगे तो इनकी ये मेडिकल रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ दृष्टि आई इंस्टीट्यूट के, और कहा जा रहा है कि इनकी पत्नी ने ये बात कही भी कि मेरे पति की आंख खराब हो गई है और दूसरी आंख भी खराब हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है, मेरे 4 बच्चे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे दोनों तरफ से कोई नहीं है, हम ही अपना परिवार देख रहे हैं, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे पति को कुछ हो जाए? क्या मैं उनकी पेंशन खाने के बारे में सोचूं या अपने पति के बारे में सोचूं या इंतजार करती रहूं? तो ये वहां पहुंची, ये 2 अखबार, एक अमर उजाला और ये दूसरी खबर, और साथ में ये एक यूट्यूब चैनल ने भी कवर किया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन यहाँ पर इनके आरोप जो हैं वो प्रकाश चंद्र ध्यानी जी के ऊपर हैं, मगर बहुत गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लेकिन जो आपने ये देखा नवनीत पोखरियाल जी को और इनकी ये रिपोर्ट्स जो दृष्टि आई इंस्टीट्यूट की मैं दिखा रही हूँ आपको दोबारा, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़रूरी है समझना कि आखिर आरोप क्या है। उनकी पत्नी ने कहा कि जब मेरे पति कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें डॉक्टर के पास जाना, उनकी अपॉइंटमेंट है, आप उनको ज़बरदस्ती ले जाते हैं गैरसैंण, और उनकी एक आंख में प्रेशर ज़्यादा होता है, ग्लूकोमा के पेशेंट हैं, तो वो आंख का विजन उनका चला जाता है। अब उनका कहना है कि दूसरी आंख का इलाज चल रहा है, आप उसके लिए भी उन्हें परेशान कर रहे हैं, इलाज नहीं करवाने दे रहे चैन से, और उन्हें जो गाड़ी मिली हुई है वो गाड़ी तक आप उनको इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे रहे हैं, उनसे बार बार वो गाड़ी ले रहे हैं, और अभी आपने वो गाड़ी उनसे बंद भी कर ली है। तो इसमें एक मज़ेदार चीज़ जो आई, मतलब हम एसओआर का इंतजार करते चले गए, यहाँ तो कहानी ही कुछ और सामने आई। दरअसल इसमें सदस्य सचिव राज्य महिला आयोग, ये ह्यूमन राइट्स सबको कंप्लेन करी है, और 2 सितंबर को दीप्ति पोखरियाल पत्नी नवनीत पोखरियाल ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी फोन किया था, और इन्होंने प्रकाश चंद्र ध्यानी के ऊपर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। ये क्या मामला हुआ और क्यों उनकी पत्नी को वहां आना पड़ा? पहली बात ये कि उनकी एक आंख खराब हो गई, दूसरी आंख का इलाज चल रहा है, और उनके उत्पीड़न के लिए उनको एक नोटिस थमा दिया गया है। और ये नोटिस क्या है? ये नोटिस अगर आप देखें तो ये नोटिस है बहुत सीरियस। इस नोटिस में आरोप लगाए गए हैं अधिशासी अभियंता के ऊपर अनुपम सिंह के द्वारा, जो मुख्य अभियंता हैं, जिन्होंने ये कहा है कि जो नवनीत पोखरियाल है वो गाड़ी का इस्तेमाल, जो गाड़ी उन्हें मिली हुई है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 80-90 किलोमीटर की स्थानीय यात्रा कर रहे हैं, जबकि उन्हें घर से जाने और आने के लिए ये गाड़ी दी गई है। इसलिए ये पत्र जो नोटिस दिया गया है ये 23 सितंबर 2024 को दिया गया, और इतनी जल्दी में लिखा गया क्योंकि इनके जो एमडी हैं उनके ऊपर
कंप्लेन आई है, प्रकाश चंद्र ध्यानी के ऊपर कंप्लेन करी गई है राज्य महिला आयोग में, मानवाधिकार आयोग में दीप्ति पोखरियाल के द्वारा। तो ये चिट्ठी 23 सितंबर को दी गई और इतनी जल्दबाजी में करी गई। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 23 सितंबर की चिट्ठी में लिखा गया है कि 30 जुलाई 2024 तक इस मामले में जवाब दो, और अगर जवाब नहीं दोगे तो ये मान लिया जाएगा कि उप बिंदुओं पर आपको कुछ नहीं कहना है तथा तदनुसार आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। और इसमें गाड़ी को लेकर जो आरोप लगाए गए, आप खुद सोचिए 23 सितंबर को चिट्ठी कितनी जल्दी लिखी होगी कि ये चाहते हैं कि जुलाई के महीने में, जी हाँ जुलाई के महीने में 30 जुलाई तक ये जवाब दे दे। है ना मजेदार बात? ये सोचने वाली बात है कि 23 सितंबर 2024 को अगर जवाब मांगा गया है नोटिस देकर, तो उसका जवाब 30 जुलाई को कोई कैसे दे सकता है? 30 जुलाई 2024 को। यही बता रहा है कि जल्दबाजी में काम जो है वो गड़बड़ा जाता है। और आरोप लगे हैं क्योंकि प्रकाश चंद्र ध्यानी के ऊपर, तो उनको ये जवाब भी देना चाहिए कि ये चिट्ठी किसी ने पढ़ी नहीं या किसी ने जानबूझ के आपको बेवकूफ़ बना के ये चिट्ठी ऐसे ही जमा करवा दी। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें ये आ जाती हैं कि इनके आरोप क्या है। पहला आरोप जो है मैंने आपको बताया, इनके पति का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें इलाज नहीं करवाने दिया गया, उनकी एक आँख खराब हो गई, दूसरी आँख का इलाज चल रहा है और इन्होंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकी और उसके पहले, ये पहले इंसिडेंट और दूसरे इंसिडेंट के बीच में जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये गाड़ी रोकी क्यों गई, क्योंकि दीप्ति पोखरियाल ने महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग वगैरह में कंप्लेंट डाली और प्रकाश चंद्र ध्यानी की तरफ से ये नोटिस गया कि आप गाड़ी को 80-90 किलोमीटर चला रहे हैं जबकि आपका घर 5 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो मतलब आप 10-12 चला सकते हैं, 80-90 कैसे? ये सब जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ये सब ये भी बता रहा है कि कहीं पे आप अपने कर्मियों का उत्पीड़न करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप सिस्टम में बैठे हैं। लेकिन तीसरा जो आरोप है जो दीप्ति पोखरियाल उनके ऊपर लगा रही थी जब वो पिटकुल की बोर्ड बैठक में पहुंची थी, वो ये था कि मतलब आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि प्रकाश चंद्र ध्यानी के ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाए उसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, जो एमडी हैं प्रकाश चंद्र ध्यानी, एमडी के ऊपर वो आरोप लगा रही हैं कि जो एमडी के क्वालिफिकेशन होने चाहिए पिटकुल के एमडी बनने के लिए, वो है नहीं, कभी जांच करी है उसकी। मैंने पूरा ऑडियो सुना है जब वो वहाँ पहुँची और जब तक वो वहाँ से निकली। उसके बाद का ये वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जिसमें एक यूट्यूब चैनल ने इनका इंटरव्यू लिया, इनसे बात करी। लेकिन जो तीसरा आरोप है मेरे लिए वो जितना महत्वपूर्ण है, अब इस खबर के आने के बाद मेरे लिए नवनीत पोखरियाल की प्रताड़ना, उनके उत्पीड़न का आरोप जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्या सचमुच में उनकी आंख इसी कारण से गई क्योंकि उनकी बात को नहीं माना गया, उन्हें ज़बरदस्ती गैरसैंण ले जाया गया? ये अपने लोग हैं, अब किसको क्या कहा जाए, सभी अपने लोग हैं। लेकिन अगर अपने किसी अधिशासी अभियंता के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो सिस्टम में गड़बड़ी है। मैं इंतज़ार कर रही थी, जैसा मैं आपको कह चुकी हूँ, शेड्यूल ऑफ रेट्स में क्या बदलाव करा जाएगा। और मैंने उस ऑडियो में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी की भी आवाज़ सुनी जहाँ पे वो कह रही हैं कि इनको ले जाओ और इनसे बात करके देखो कि ये क्या कह रही हैं। और उसके बाद उन्होंने वो किया भी। लेकिन जितनी बार उन्होंने उस महिला को धमकाने की कोशिश करी, वो महिला बहुत अग्रेसिव हो गई। उन्होंने कहा मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अपने पति को कुछ हो जाऊं, उनकी पेंशन खाऊं, इसका इंतज़ार करूं या आज आके लड़ूं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे 4 बच्चे हैं और दोनों तरफ से, मतलब पति की तरफ से और मेरे अपने तरफ से कोई परिवार का ऐसा नहीं है जो हम लोगों की जिम्मेदारी उठा सके। मेरे पति को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन उनका जो एक और आरोप है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिटकुल के एमडी बनने के लिए आखिर क्या क्या
क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, क्या ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, क्या प्रकाश चंद्र ध्यानी के वो क्वालिफिकेशंस हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। क्योंकि ऐसे आरोप दीप्ति पोखरियाल ने अब लगाए हैं तो ये सोचने पे मजबूर तो इंसान होता ही है, और हमारे उत्तराखंड में तो कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है, इसलिए बेहतर है कि सवाल पूछ लो और जवाब मिल जाए। वैसे तो जवाब आप नहीं देंगे, आरटीआई के माध्यम से जवाब लेने की कोशिश करेंगे, आरटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं आप। नीति आयोग कह चुका है कि भाई आरटीआई को कमज़ोर मत करो, लेकिन आपकी अपनी नीति आयोग ने की नहीं सुन रहे आप, हमारी तो सुननी पड़ेगी, हम तो विपक्ष में हैं। और साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि दीप्ति पोखरियाल को कि हम सब आपके साथ हैं, आपके पति के साथ अगर गलत हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार हम ही चलाते हैं। आपकी हिम्मत को भी दाद देती हूँ और आपकी ये वीडियो दिखाना चाहूँगी। मेरा नाम दीप्ति पोखरियाल है और मेरे हस्बैंड यहाँ पे एक्सियन है पिटकुल में, मिस्टर नवनीत पोखरियाल। एक्चुअली उनका ये तबीयत ख़राब हुई थी और काफ़ी तबीयत ख़राब हुई, उनकी बीपी वगैरह हाई था, काफ़ी शुगर वगैरह का भी प्रॉब्लम चल रहा था उनको, तो उससे थोड़ा बहुत रिकवर हुए थे। तो उसके बाद ऑफिस आना शुरू किया था उन्होंने, लेकिन उनका चेकअप चल ही रहा था। तो इन्होंने क्या किया, एमडी ने बीच में गाड़ी इनकी बंद करवा दी, बीच में इनको गाड़ी नहीं दिया। बार बार रिक्वेस्ट करने पर ये गाड़ी दे रहे थे। उसके बाद में अभी ये 26 तारीख की इनकी छुट्टियों से पहले 26 तारीख को इनका गाड़ी की डेट थी कि मतलब दोबारा से दी जाएगी करके, 26 के बाद में जैसे रिन्यू होता है, तो वो पहले ही 1 तारीख को इन्होंने गाड़ी बंद कर दी इनकी। और जिस पोस्ट पे ये हैं, एक तो एक्सियन है और नोडल ऑफिसर भी है सोलर के। तो सोलर के जो नोडल ऑफिसर हैं उनको ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में सोलर के बारे में, सोलर पैनल के बारे में वो अपना खोजबीन करते रहते हैं, मतलब जैसे कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है तो उसे कैसे अपने उसमें लगाया जाए करके, इस टाइप से करते हैं वो। तो अपने अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं उनसे परमिशन लेके ही वो गए थे। अच्छा, अभी इन्होंने क्या किया, आईएमडी ने बहुत परेशान किया। एक तो इनकी गाड़ी बंद करवा दी। एमडी प्रकाश ध्यानी। क्या परेशानी ये कर रहे थे कि एक तो इनकी गाड़ी हटा दी इन्होंने, ठीक है, बीमारी के दौरान इनको गाड़ी की ज़रूरत है, एक आँख इनकी जा चुकी है इन्हीं की वजह से। पिछले साल ये सत्र में लेके गए थे इनको, इन्होंने बल्कि बोला भी था कि सर अगले दिन मेरा आंखों में इंजेक्शन लगना है, वो ज़रूरी है। वो नहीं माने, इनको लेके चले गए, इनको मतलब ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया गया, ये चले गए। वहाँ इनकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने कोई भी सुविधा इनको नहीं दी कि हाँ इन दवाइयाँ ही प्रोवाइड करा दूँ या कुछ करा दूँ। इनका शुगर का भी वो सब चीज़ वो बढ़ गया एकदम से। जब ये घर आए तो इनका जो शुगर लेवल था वो हाई हुआ, उसके बाद बीपी हाई हुआ तो वो जो आंखों में इंजेक्शन लगना था वो उसके नहीं लगने की वजह से वो प्रेशर आंखों में गया। आंखों में जो गया तो एक आंख इनकी खराब हो गई इस वजह से, जबकि उनको क्लियरली बताया गया था कि सर इंजेक्शन लगना है आंखों में। उसके बाद से ये बीमार पड़े हैं, इंद्रेश में एडमिट रहे हैं, 10 दिन इंद्रेश में एडमिट रहे हैं। 5 दिन तक इनको होश नहीं था, ये किसी को पहचान नहीं पाई, इतना बीपी हाई था इनका। तो अभी क्या परेशानी हुई, आपको यहाँ पर आना पड़ गया? अभी ये इन्होंने ये ईएल ली है और अनुपम सिंह जो यहाँ के चीफ हैं उन्होंने खुद उनको ये ईएल स्वास्थ्य कारणों से दी थी, लेकिन इससे पहले ये इनको छुट्टी नहीं दे रहे थे क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब था। इससे पहले इन्होंने छुट्टी की अर्जी डाली थी, लेकिन इनको छुट्टी नहीं दी। साथ साथ कहा चीफ अनुपम सिंह ने कि हमारे एमडी प्रकाश ध्यानी ने कहा है कि नवनीत को छुट्टी नहीं देनी है, साफ लफ्जों में ये कहा। फिर जब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन डाला कि मैंने रेजिग्नेशन लिखा हुआ है, मेरे को केवल एक क्लिक करना है, मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, क्या फायदा ऐसी नौकरी का जब मैं अपने स्वास्थ्य को ही ध्यान नहीं दे सकता हूँ। हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे यहीं खड़े हैं आपके सामने यहाँ पे छोटे, और 2 बच्चे मेरे बाहर पढ़ रहे हैं अपने, वो भी स्कॉलरशिप लेके गए हैं। हमने कोई ऐसा पैसा नहीं भरा है किसी का, लोन पे गए हैं सारे, है ना। और दूसरा उसके बाद में अब ये जब रेजिग्नेशन डाला है तब इन्होंने एमडी ध्यानी से बात करी है, उसने बोला छुट्टी दे दो। क्यों ये रेजिग्नेशन लेटर के बाद में ही छुट्टी दी गई है, पहले स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी क्यों नहीं दी गई, जबकि इनकी ईएल भी पड़ी है। उसके बावजूद एमडी कहता है कि मैं तुम्हें ईएल नहीं दूंगा, मेडिकल लीव दे देता हूँ तुमको। क्यों दे हुए भाई तुम मेडिकल लीव, जब हमारी ईएल इतनी बची हुई है। ये इंसान ने कभी ऐसी छुट्टी ली नहीं है अपनी लाइफ में, उसकी ईएल इतनी बची हुई है कि वो ईएल ले सकता है, ठीक है। तो क्यों आप मेडिकल लीव में भेजेंगे, ताकि उसकी तनख्वाह बंद हो जाए? कौन पालेगा इन 4 बच्चों को, कौन देखेगा घर परिवार? हमारी जिम्मेदारी वो एमडी उठाएगा क्या? इस एमडी की वजह से पूरा ऑफिस परेशान है, कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इस ऑफिस के कई सदस्य हैं जो मेंबर हैं जो परेशान हैं।
क्या किसी प्रकार का नोटिस भी थमाया गया अभी किसी चीज के लिए भी जवाब मांगा गया है? ये नोटिस दिया है कि आपने ये अनुबंधित वाहन ये है और सामने दिखा दीजिए थोड़ा ऊपर करके। ये दिया है नोटिस इन्होंने कि आपने 80-90 किलोमीटर गाड़ी की यात्राएं कहाँ पे की हैं। 10 से 12 किलोमीटर दूर हमारा घर है, आप लगा लीजिए आने जाने में कितना हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप ऋषिकेश और रुड़की आपने गाड़ी घुमाई है, कहाँ घुमाई है? अपने एससी जो इनके जो ऊपर होंगे, बॉस होंगे इनसे ऊपर, उन्हीं के कहने पे उन्हीं के जो ऑफिस का काम होगा उसी के लिए तो गाड़ी लेके गए होंगे, उन्हीं की परमिशन से गए होंगे, ऐसे तो गए नहीं होंगे, है ना। और दूसरा, ये जब ईएल ले रखी है तो ईएल पर आप उन्हें ये नोटिस कैसे भेज सकते हैं? और जवाब भेजा है इन्होंने 23/9 की इन्होंने टाइप की है और जवाब मांग रहे हैं हमसे कि 30/7/24 तक जवाब दीजिए। इतनी हड़बड़ाहट में 7 दिन का टाइम दिया। 23/9/2024 को इन्होंने चिट्ठी लिखी है और जवाब मांग रहे हैं हमसे कि 30/7/2024। मतलब इतनी हड़बड़ाहट में इन्होंने चिट्ठी टाइप करवाई है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि क्या करवाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इसके बाद इन्होंने ये इनकी अनुपम सिंह जी से का फोन आया। पहले मैंने किया था उनको कि ये चिट्ठी किस बेस पे भेजी आपने, जब इंसान आपका जो ऑफिसर है वो खुद आपने स्वास्थ्य कारणों से उनको ईएल दी है, उनके रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद में, कहने के बाद में, तो आपने ये चिट्ठी उनकी ईएल के टाइम पे क्यों भेजी है? क्या उस इंसान ने ऑफिस कभी नहीं आना है, या आप लोग मान के बैठे हैं कि वो इंसान कभी ऑफिस आएगा ही नहीं, वो वहीं मर जाएगा, या हम उसको इतनी प्रेशराइज करेंगे कि वो उसका बीपी हाई हो या हार्ट फेल हो या कुछ हो, वैसे ही मर जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से अब दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। और दूसरा, ये चिट्ठी के बाद में आप उनकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास में, मेरे हस्बैंड की सांसें इतनी फूल रही थी क्योंकि बीपी उनका हाई हो गया इतना, तो वो क्या चाहते हैं कि दोबारा हॉस्पिटलाइज हो जाए हस्बैंड, या वो ये चाह रहे हैं कि दोबारा उनकी जो एक आंख तो खराब हुई है, इस तरीके से मैं उनको और प्रेशर बढ़ाऊं या कुछ करूं तो उनका आंख का प्रेशर बढ़ेगा, दूसरी आंख भी खराब हो जाए। किसी बड़े अधिकारी से शिकायत करी आपने? हाँ जी, ये मेरा मानव अधिकार में भी गया है और सीएम के पास भी गई है चिट्ठी, और ये आपका महिला आयोग में भी दिखा दीजिए। ठीक है, ये मानव आयोग, महिला आयोग सीएम के उस ऑफिस में, और ये आपका बच्चों के उसमें भी गया है, मानव अधिकार आयोग से भी आ गया है। ये सारी चिट्ठियां आ चुकी हैं। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं कि इन्होंने सब जगह में ये लेटर पहुंचा दिए हैं। और बल्कि उनके अनुपम सिंह ने साफ ये फोन में भी बोला है कि आपके लिए ये चिट्ठियां इधर, अनुपम सिंह ने मेरे हस्बैंड पे आरोप लगाने का उनका मतलब क्या था? मेरे हस्बैंड ने तो कोई नहीं भेजा है ऐसा कुछ भी पोर्टल। ये सीई चीफ इंजीनियर, और नहीं तो उनको मेरे हस्बैंड को फोन करने की क्या जरूरत थी? जब मैंने उनको कॉल किया था, उनको कॉल मेरे फोन पे करना चाहिए था। उन्होंने डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को फोन करके बोलते हैं कि आपने ये चिट्ठियां क्यों भिजवाई हैं इधर उधर, ये इसी कारण से हो रहा है। मतलब मैंने उनसे फिर बात कही कि मेरे हस्बैंड को कॉल क्यों किया, जब आपने मैंने कॉल किया था, मेरे फोन पे कॉल करते हैं। वो बहाना मार रहे हैं कि राजेश जी का फोन आया था कि नवनीत जी ने फोन किया है। नवनीत जी ने कहाँ फोन किया है? उससे राजेश जी के फोन से पहले तो आपके पास फोन आया है मेरा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार मैंने कॉल किया, आपने फोन नहीं उठाया। इसे लेकर के सरकार से क्या? सरकार से यही डिमांड करेंगे, सबसे पहले तो ये एमडी ध्यानी की जांच हो, इनकी जो क्वालिफिकेशन है एमडी पद के लायक नहीं है, ये किस बेस पे एमडी बनाया गया है इनको पिटकुल का, पहले तो इनकी ये जांच हो। और भी इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? किस बड़े इंसान का हाथ है इसके ऊपर जो इसकी जांच नहीं हो रही है एमडी ध्यानी की? क्यों इतना हमको परेशान किया जा रहा है? हम भी नहीं चाहते, अगर ये इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता, हम तो अपना चुपचाप, अपना आदमी तनख्वाह ले रहा है, अपना काम कर रहा है। आप इनका आक्रोश देख सकते हैं, ये उत्तराखंड की मात्र शक्ति है। अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ना जानती है। आखिर उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य है, और महिलाएं अपने परिवार के लिए कैसे लड़ेंगी, ये उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जब महिला बोलती है तो उसकी बात को सुनिए, जैसा कि मुख्य सचिव ने कहा। और उनके पति की अगर प्रताड़ना हो रही है तो वो बंद करिए।